तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने प्रश्न अभ्यास किए हैं पिछले वीडियो में। अब हम चलते हैं रचना और अभिव्यक्ति की तरफ। तो आप देखिएगा, आपके विचार में से थोड़े भिन्न भी हो सकते हैं, आप उसके हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं। निम्नलिखित पहला छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते थे। तो इससे पता चलता है कि हालदार साहब की कौन सी विशेषता का पता चलता है कि उनके मन में देश के सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना थी और नेताजी की मूर्ति उनको प्रेरित करती थी। देशभक्ति की भावना का पता चलता है इससे हालदार साहब की। ख भाग है, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया है। तो यहाँ पर कैप्टन के इसके पान वाले के बारे में क्या पता चलता है कि उसको, पान वाले को जो है कैप्टन के मरने का दुख था, इसलिए उसकी आंखें नम हो गई। मतलब कहने का ये है कि चाहे वो उसका मजाक ही उड़ाता था, परंतु फिर भी कैप्टन के प्रति उसके मन में आदर का भाव था। तीसरा है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो ये कौन सी विशेषता है पात्र की कि जो मूर्तिकार था वो तो चश्मा बनाना भूल गया था नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मे वाला था, जिसको लोग कैप्टन कहते थे, वो जो था नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख पाता था। उसे लगता था कि ये तो नेताजी की बेइज्जती करने के बराबर है, इसलिए वो अपने पास से चश्मा मूर्ति पर लगा देता था और जब उसे ज़रूरत होती उस तरह के चश्मे की तो वो दूसरा वहाँ पर लगा देता और वहाँ से वो पहला वाला उतार लेता था। तो इसका मतलब इसके पीछे उसका भाव पता चलता है कि देश के नेताओं के प्रति उसके मन में आदर और सम्मान का भाव था, वो देशभक्त था। आगे है प्रश्न नंबर 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उसकी कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो जैसा कहानी में भी पूछता है पान वाले से हालदार साहब की क्या वो फौज में है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक उन्होंने साक्षात नहीं देखा था तो वो सोचते थे कि वो एक फौज वाला एक रौबदार कैप्टन होगा, उसका बहुत अच्छा सा व्यक्तित्व हो, मतलब उसका व्यक्तित्व बड़ा रौबदार होगा और अच्छी उसकी सेहत होगी, बड़ी बड़ी मूछें होगी और उसके चाल ढाल जो है वो फौजियों जैसी रही होगी, मतलब फौजियों जैसी होगी, ऐसा वो सोचता है। चेहरे पर तेज होगा, ऐसा उसका व्यक्तित्व होगा, दूसरा देखकर उससे प्रभावित हो जाए। मतलब एक पूरी फौजी की छवि उनके मन पर अंकित थी, मानस पटल पर अंकित थी, जब तक उन्होंने खुद साक्षात देखा नहीं था कैप्टन को। तो अगला है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो क भाग बोलता है कि इस तरह की मूर्ति लगाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। क्या उद्देश्य होता है ऐसे कि लोगों के मन में जो है प्रेरणा मिले लोगों को, क्योंकि मूर्तियाँ ज़्यादातर किसकी लगती हैं, जिन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान दिया होता है, जो महान होते हैं, समाज के लिए जिनका योगदान होता है। तो लोगों के मन में देश के लिए अपना उत्तरदायित्व निभाने की भावना आ जाए और लोग उन मूर्तियों को देख करके अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए दृढ़ संकल्प ले लें, मजबूत रूप से, या देशभक्ति की भावना उनकी मजबूत हो जाए, ये उद्देश्य हो सकता है। ख भाग है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है और कारण के साथ आप उत्तर लिख सकते हैं। उस मूर्ति के प्रति आपके व दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। तो उत्तरदायित्व यही होने चाहिए कि लोग उसका सम्मान करें और जो लोगों को पता नहीं हो उस मूर्ति के बारे में या उनके व्यक्तित्व के बारे में, उससे लोगों का परिचय करवाए और समय समय पर उस स्थान पर या उस मूर्ति के आसपास जो है देशभक्ति से जुड़े हुए कार्यक्रम होने चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जब ऐसी मूर्तियों के सामने से निकले तो श्रद्धा से अपना सिर झुकाएं, ऐसा नहीं है कि उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करें, तोड़ फोड़ करें। तो ये हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों को उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो ये तो पूरी तरह आपके ऊपर आधारित प्रश्न है। जैसे हम ये आप अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं कि हम लोग फौजी तो हैं नहीं है, तो हम तो सीमाओं पर जाकर नहीं लड़ेंगे, पर हम जो भी अपना काम कर रहे हैं उसको पूरे ईमानदारी के साथ करें। और जैसे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली व्यर्थ ना गंवाएं, पानी को फालतू ना बहाएं, पानी का संरक्षण करें। और कोई ऐसा कर रहा हो तो उसको भी रोकें। जिस मानव घर में सभी लोगों ने पूरे घर की हर एक ही समय पर बिजली जला करके ना, बल्ब जला करके ना रखें, और पेट्रोल का उचित प्रयोग करें। और अपने अपने जो हम लोग सब क्या करते हैं, अपने अपने वाहनों में चले होते हैं, उसके बजाय हम लोग एक इकट्ठे या जो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको हम सार्वजनिक यातायात बोलते हैं उनका प्रयोग करें। और इससे जो है पैसे की बचत भी होगी और पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा। तो ऐसे हमारे ये डेली बेस्ड हमारी लाइफ के काम हैं जिनके द्वारा हम अपने देश के लिए अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। निम्नलिखित अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रयोग स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब ये क्या है, आंचलिक भाषा वाले शब्द हैं। तो कोई ग्राहक आ गया समझो, मतलब मानो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, मीन्स उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो उस समय कैप्टन कहाँ से लाएगा, इसलिए ग्राहक को मूर्ति वाला चश्मा दे दिया, और उसको मूर्ति वाला चश्मा दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया, मतलब वहाँ मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया। ये इसका अर्थ है। आगे है प्रश्न नंबर 11, खूब भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताएं कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। अब देखिए भाई खूब शब्द जो है उर्दू का शब्द है, और आइडिया शब्द आप जानते हैं कि अंग्रेजी का शब्द है। तो ऐसे जब शब्द जो है दूसरी भाषाओं में आ जाते हैं तो हम लोग उनको कैसे प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि वो उस समय बहुत ज़्यादा समाज में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो फिर हम उसको मातृभाषा की तरह ही प्रयोग करने लग पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अब इसी की जगह अगर हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा दूसरा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाता है, भाषा का नया स्वरूप बन जाता है जब 2 या 3 भाषाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं। पर ये सिर्फ वहीं पॉसिबल है, वहीं पर ये संभव है जहाँ पर एक तो भाषा से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन आ जाता है, और जहाँ भाषा में क्षमता हो, जब उसके वर्णों में क्षमता हो, तभी जैसे हिंदी जो है उसके वर्णों की एक समृद्ध वर्णमाला है, इसीलिए ये संभव हो पाता है। तो इसके साथ अब हम चलते हैं भाषा अध्ययन की तरफ, जो हमारा ग्रामर से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड भाग है। निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ निपात बता रही हूँ, वाक्य आपने खुद बनाने। आप जानते हैं निपात जब वाक्य में ऐसा कोई शब्द जो पद जो जहाँ पर जोर लगा करके, बल लगा करके बताया जा रहा हो, जैसे नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। तो क्या है यहाँ पर, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, तो यहाँ निपात है भी। आगे है, इसको आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। अगला है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अब यहाँ पर अगर ही हटा दें तो किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, सिंपल बन जाता है। पर जब ही लग गया तो मतलब यहाँ जोर दे करके बताया गया है कि उसी को मौका दिया गया, तो यहाँ पर निपात ही है। यदि यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब यहाँ यानी शब्द जो है वो निपात है। आगे, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, यहाँ पर भी शब्द जो है
वो निपात है। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो 2 साल तक यहाँ पर शब्द जो है वो निपात है। अब इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। आगे वाच्य हैं 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न। जब हम लोग वाच्य हमारे लिए व्याकरण का एक टॉपिक है, जब हम ये कर लेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम वाच्य जो है व्याकरण में नहीं सॉल्व किया है, हमने पढ़ा नहीं है, इसीलिए हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे अभी तक। जब आपको मैं पढ़ा दूंगी तो आप यहाँ पर इनका हल करेंगे। अब अगला है पाठ्येतर सक्रियता, मतलब अब आपके लिए एक्टिविटी का काम होता है। तो ये एक्टिविटी का जो पोर्शन है वो मैं आपसे पर्सनली आपको ये कार्य दूंगी। जैसे पहला भी हम करेंगे, फिर दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे, चौथा भी करेंगे और पांचवा। ये सारे प्रश्न हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, परंतु ये मैं आपसे ये मैं पांचों प्रश्न आपसे ही हल करवाना चाहती हूँ, ताकि आपने पाठ में क्या क्या सीखा इस विषय में मैं जान सकूँ। तो यही हमारा पहला पाठ जो है वो समाप्त होता है।